सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर एक्सीलेंट। तो जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गया। तो आज मैंने काइनेमेटिक्स का डिटेल्ड वन शॉट जिसमें मोशन इन 1D एंड 2D दोनों ही कवर किया है। तो आज मैं जो भी टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं वो मैंने पहले से ही मेंशन कर रखा है, तो आप चाहे तो इसे देख लें। इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें से एक भी टॉपिक को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, और दूसरी बात ये रहेगी कि जो ये वन शॉट का पैटर्न है उसमें हम मोशन इन 1D और 2D के सारे थ्योरी और कॉन्सेप्ट को बढ़िया से गेन करेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट में चलेंगे जिसमें हमने बढ़िया लेवल के जेईई मेंस और एडवांस्ड में आए हुए 15 से 17 सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स में पहले हम मोशन इन 1D के थ्योरी कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर मोशन इन 2D में चलेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट में चलेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? वो होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। सपोज कीजिए कि एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी और ये एक पॉइंट सी हमने ले लिया। इनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर गिवन है और इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 5 मीटर गिवन है। आपसे कोई पूछे कि ए से बी और बी से सी आते वक्त इसका कितना डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस कोई पूछा आपसे, तो आप बोलिएगा कि इसका एक्चुअल पाथ क्या होगा। तो एक्चुअल पाथ ए से बी यानी 10 मीटर और फिर बी से सी यानी कि 5 मीटर, यानी इसने 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक्चुअल पाथ जो इसने ट्रेवल किया उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर के इक्वल होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। यानी चेंज कैसे निकलता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हम इसी यही एग्जांपल को रिपीट करें और पूछ ले कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट कितने पे है? 5 पर है। इनिशियल पॉइंट कितने पे है? 0 पे है। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना निकला? 5 मीटर निकला, ठीक है। यहीं से अगर मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर रिलेशन स्टैब्लिश करूं तो वो होता है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता है, ठीक है। यही हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन। अब चलते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी ये होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन में टाइम, ठीक है। यानी कि अगर वी एवरेज की बात करें वो हो जाएगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर ओवर चेंज इन टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन में टाइम, ठीक है। यही हमारा एवरेज वेलोसिटी। अगर हम लोग एवरेज स्पीड पे चले, एवरेज स्पीड पे, तो वो किसके इक्वल होगा? तो एवरेज स्पीड जो होता है हमारा, एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड, ठीक है। अगर कोई आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछता है तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हुआ उसका और टाइम कितना हुआ, ठीक है। उस डिस्प्लेसमेंट को करने में कितना टाइम लगा, उसी को एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट मैंने बोल दिया चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब हम चलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन पे। एवरेज एक्सेलरेशन पे तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? वो होता है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम। जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है हमारा वो होता है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर ओवर चेंज इन टाइम, यानी इसी को बोलते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ओवर फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यही होता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी एवरेज वाला सारा क्लियर हो गया। एवरेज वेलोसिटी क्लियर है, एवरेज स्पीड क्लियर है और एवरेज एक्सेलरेशन क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसी को हम लोग वेलोसिटी टर्म के से भी यूज करते हैं, वेलोसिटी के टर्म से भी इसको यूज करते हैं, ठीक है।
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है, ये जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, यहां पे लिखेंगे हम लोग लिमिट, दोनों तरफ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर लीजिए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो वी एवरेज इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन वेक्टर ओवर चेंज इन टाइम। और फर्दर सॉल्व करते हैं तो आता है v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx अपॉन में dt। अच्छा dx क्या है, dx क्या है, dx है स्मॉल चेंज इन पोजीशन यहां है ये बड़ा चेंज है और dx जो होता है वो छोटा चेंज होता है, यानी स्मॉल टाइम में जो स्मॉल चेंज इन पोजीशन होगा उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट एन इंस्टेंट। मान लीजिए कोई आपसे बोला कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे उसकी क्या वेलोसिटी होगी, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अगर कोई एवरेज वेलोसिटी पूछे मतलब किसी टाइम के बीच पूछ रहा है, मान लीजिए t इज इक्वल टू 1 से लेकर t इज इक्वल टू 5 सेकंड के बीच उसका एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट एन इंस्टेंट। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसको भी हम लोग एक्सेलरेशन के नाम से ही बोलते हैं, इसका भी जो जनरल नाम एक्सेलरेशन ही होता है। ठीक है, और इसको भी अगर हम दोनों साइड अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कीजिएगा तो वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन में dt, dv अपॉन में dt, यानी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी ओवर स्मॉल चेंज इन टाइम। यही है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी जितने भी एवरेज वाले पार्ट थे और इंस्टेंटेनियस वाले पार्ट थे हमने कवर कर लिया। अब आते हैं हम लोग ग्राफ वाले पार्ट पे। तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। चलते हैं ग्राफ वाले पार्ट पे। और हम लोग आने वाले हैं ग्राफ वाले पार्ट पे। ग्राफ पढ़ेंगे हम, किस किस के ग्राफ पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे, एक्स वर्सेस टी कर्व का, वी वर्सेस टी कर्व का और ए वर्सेस टी कर्व का। आहिस्ता आहिस्ता से हम तीनों कर्व के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके पढ़ने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट लिखवाना चाहूंगा, नोट करके लिख लीजिए। डिफरेंशिएशन गिव्स स्लोप ऑफ yx कर्व। ठीक है, अगर कोई yx कर्व है, ठीक है, तो y को जब x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा उस कर्व का स्लोप। क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। ठीक है, यानी स्लोप निकालने का तरीका है। अच्छा, मतलब ये dy बाई dx निकालने का क्या तरीका होगा कि आप स्लोप निकाल लीजिए। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर yx कर्व। अगर yx कर्व है और आपसे पूछ रहा है कि आप उसका हमको एरिया बताइए, यानी सिंपली आप उसको इंटीग्रेट कर दें, यानी एरिया निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है, यानी कि ये हमारा एरिया निकालने का तरीका है और ये हमारा स्लोप निकालने का तरीका है। अब आते हैं हम लोग ग्राफ पे अपना। पहले हम पढ़ेंगे x वर्सेस t कर्व, x वर्सेस t कर्व, यानी ये x हो गया, ये t हो गया। अच्छा, अगर x वर्सेस t कर्व दिया है और आपसे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, वो होता है dx बाई dt के इक्वल। अच्छा, यानी x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया तो ये किसके इक्वल होगा, स्लोप के ही तो इक्वल होगा। किसका स्लोप, x वर्सेस t कर्व का स्लोप के ही तो इक्वल है। यानी वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। किसका, x वर्सेस t कर्व का। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी बताइए इसका, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन ओवर चेंज इन टाइम, यानी कि फाइनल टाइम पे आप फाइनल पोजीशन चेक कर ले, इनिशियल टाइम पे इनिशियल पोजीशन चेक कर ले, निकल जाएगा। अब आते हैं हम लोग v वर्सेस t कर्व पे, v वर्सेस t कर्व पे, यानी कि ये हमारा v है और ये हमारा t है। अच्छा, v वर्सेस t कर्व है और आपसे पूछ रहा है कि आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताइए, यानी एट एन इंस्टेंट एक्सेलरेशन बताइए, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, dv बाई dt, यानी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी ओवर स्मॉल चेंज इन टाइम, यानी वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसके इक्वल होगा, स्लोप के इक्वल होगा। किसके स्लोप के इक्वल होगा, vt कर्व के स्लोप के इक्वल होगा। तो सिंपली हमको स्लोप निकालना है तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अच्छा,
अब चलते हैं हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन वाले पार्ट पे। तो अगर v वर्सेस t कर्व है और आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है। जिस तरह से ये निकाला हमने उसी तरह से निकालना था। अब चलते हैं हम लोग a वर्सेस t कर्व पे। किस पे? a वर्सेस t कर्व पे। ये मान लीजिए ये कर्व है और ये t कर्व है, ठीक है। अगर a वर्सेस t कर्व है और हमसे पूछ रहा है कि आप चेंज इन वेलोसिटी बताइए, क्या बताइए? चेंज इन वेलोसिटी बताइए। तो ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? dv बाई dt। अच्छा, और dv किसके इक्वल है? वो a dt के तो इक्वल है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, ठीक है। और ये हमारा किसके इक्वल होगा? डेल्टा v के इक्वल होगा, इज इक्वल टू a dt का इंटीग्रेशन। अच्छा, a dt का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? हमको a वर्सेस t का हमको एरिया निकालना है। अगर a वर्सेस t का हम एरिया निकाल देंगे वही तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ a dt होगा, यानी सिंपली ये किसके इक्वल है? एरिया ऑफ a वर्सेस t कर्व। a वर्सेस t कर्व का एरिया निकाल दीजिए, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे a वर्सेस t कर्व है और आपसे चेंज इन वेलोसिटी पूछता है तो सिंपली आप उसका एरिया निकालिएगा। एरिया कैसे निकलता है? विथ साइन, ठीक है। सपोज कीजिए कि अगर ऐसे आ गया, यानी ऐसे है, ये आ गया और ये हमारा इस पॉइंट पे ऐसे हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये 0 है और ये 2 है, ठीक। और ये मान लीजिए कितना हुआ हमारा? 4 है, और ये मान लीजिए कितना है? वो भी 4 ही है। तो आपसे अगर एरिया कोई पूछेगा तो ये वाला एरिया पॉजिटिव लेना है और ये वाला एरिया निगेटिव लेना है, ठीक है। यानी कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा, जो एक्स एक्सिस के नीचे होगा वो निगेटिव होगा। यानी कि अगर a1 माइनस a2 कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा, वही हमारा चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होगा। अच्छा, अब हम एक और ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपसे v वर्सेस t कर्व दिया है, v वर्सेस t कर्व दिया है और आपको बोल रहा है कि आप चेंज इन पोजीशन बताइए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी वेक्टर किसके इक्वल होगा? dx बाई dt के इक्वल होगा। अच्छा, यानी कि डेल्टा x किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा इंटीग्रेशन ऑफ v dt के इक्वल होगा, यानी कि vt कर्व का हमको एरिया निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एरिया निकालना होगा। तो हमको क्या मिलेगा? चेंज इन पोजीशन मिलेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए v वर्सेस t कर्व से आपको सिंपली उस कर्व का एरिया निकाल देना है। a वर्सेस t कर्व का अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी पे जाना है तो एरिया निकालना है। अगर v वर्सेस t कर्व से आपको अगर एक्सेलरेशन पे जाना है तो स्लोप निकालना है। अगर x वर्सेस t कर्व से वेलोसिटी पे जाना है तो स्लोप निकालना है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अभी हम ग्राफ से रिलेटेड थोड़ी और बातें कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व है और इसका जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का स्लोप क्या देता है? हमको वेलोसिटी देता है। मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म है। ये जो कर्व होता है वो बताता है वेलोसिटी कैसा है? यूनिफॉर्म, यानी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 के इक्वल होगा। अच्छा, यानी यहां ध्यान दीजिए थीटा क्या है हमारा? लेस देन 90 है, तो tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि स्लोप भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यानी वेलोसिटी भी कैसा होगा? पॉजिटिव ही तो होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व गिव्स वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। लाइक अगर कर्व ऐसा हो, ठीक है, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 हुआ, एक केस था थीटा लेस देन 90 का, एक केस है थीटा ग्रेटर देन 90 का, तो आप इसको अल्फा मान लीजिए और आपको निकालना है tan अल्फा, तो वो tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ tan अल्फा, ठीक है। ये चीज सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए भी है और यही चीज फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी है। यहां से आप अल्फा निकालिए, अल्फा गिवन होगा, tan अल्फा निकाल लीजिए, आगे नेगेटिव लगा दीजिए, वो tan थीटा के इक्वल होगा। और यही तो है हमारा स्लोप, ठीक है। तो आपसे वेलोसिटी निकालने को बोल रहा है, एक्सेलरेशन निकालने को बोल रहा है, पूछ रहा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो उसके लिए आप थीटा से बता सकते हैं कि थीटा ग्रेटर देन 90 है तो कुछ चीजें नेगेटिव होंगी, थीटा लेस देन 90 है तो चीजें पॉजिटिव होंगी। अब आगे चलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं तगड़ा हैक। क्या बोल सकते हैं? तगड़ा हैक, ठीक है। मानिए कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व है और हमारा कर्व अपवर्ड पैराबोला है, तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है।
और अगर मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व है और ये अगर डाउनवर्ड पैराबोला हुआ तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन ऑलवेज निगेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, एक और पॉइंट है कि यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अगर सेम साइन के हैं, दोनों अगर सेम साइन के हैं तो स्पीड इंक्रीज करता है, स्पीड इंक्रीज करता है। और यदि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अगर अपोजिट साइन के हैं, दोनों अगर अपोजिट साइन के हैं तो हमारा स्पीड डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। और स्पीड जो होगा हमारा वो होगा मॉड ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी निगेटिव है तो मॉड लगा लीजिए, वही हमारा क्या होगा, स्पीड होगा। ठीक है, तो यही इतना कॉन्सेप्ट था हमारा ग्राफ से रिलेटेड। तो आगे चलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे, नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन वाले पार्ट पे। इक्वेशन ऑफ मोशन से ये कब एप्लीकेबल होता है, ये तब एप्लीकेबल होगा जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, अदरवाइज हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आया कहां से है, तो ये आया है a इज इक्वल टू dv बाई dt से। आप dt को यहां भेज दीजिए, क्या बनेगा, a dt इज इक्वल टू dv, और दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। जब इंटीग्रेट करिएगा तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के आप बाहर कीजिए तो फर्दर सॉल्विंग पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो ये है वो ऑलवेज एप्लीकेबल है, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। अब आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, ये कैसे आएगा, इसका लाने का तरीका है v इज इक्वल टू dx बाई dt। आप dt को यहां भेज दे, क्या बनेगा, v dt इज इक्वल टू dx, और दोनों साइड क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। तो जब जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट आएगा उसको आप कांस्टेंट मान के बाहर कर लीजिएगा तो फर्दर सॉल्विंग पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि ये भी एप्लीकेबल तब होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या फिर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, ऑलवेज एप्लीकेबल। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, 2as ये कैसे आया है, तो बताइए एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, dv बाई dt के इक्वल। तो हम क्या करेंगे कि dx से मल्टीप्लाई कर लेंगे और dx से डिवाइड कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। dx बाई dt क्या बन जाएगा हमारा, वेलोसिटी, यानी क्या बन गया, v dv बाई dx। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। इस पर AIPMT पर एक सवाल भी पूछा गया है जो मैं न्यूमेरिकल पार्ट पर लूंगा, तो इसको आप स्टार मार्क कर लें। ठीक है, तो इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये मिलेगा। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। वो क्या होता है, वो होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट A है और यहाँ पर एक पॉइंट B है और ये एक पॉइंट O है। ठीक है, A से O आने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड, और A से B आने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं t इज इक्वल टू n सेकेंड। ठीक है, तो n माइनस 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड, और A से B आने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। ठीक है, तो n सेकेंड और n माइनस 1 सेकेंड के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो 3 और 4 सेकेंड के बीच जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, यही है हमारा कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी एंड फ्री फॉल। मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है कि मोशन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेजेंस में तो हो ही रहा है, अदर फोर्स लाइक एयर रेजिस्टेंस वगैरह भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और फ्री फॉल क्या होता है कि उसमें कोई भी एयर रेजिस्टेंस या अदर फोर्स जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम नेग्लेजिबल मान लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेजेंस में ही हो रहा होता है, उसी को हम लोग फ्री फॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब भी अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर मोशन अंडर अगर मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेजेंस में हो रहा है तो उस कंडीशन में मोशन अंडर ग्रेविटी को हम लोग फ्री फॉल के नाम से जानते हैं। अगर मोशन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेजेंस के अलावा
कोई और फोर्स भी इंक्लूड हो रहा हो तो उस कंडीशन में हम फ्री फॉल उसको नहीं बोलेंगे, बट मोशन अंडर ग्रेविटी उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हो जाएगा द मोशन एग्जिस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ gravitational force and can include other force like air resistance। ठीक है, और अगर फ्री फॉल की बात कर ले हम, फ्री फॉल तो ये हो जाएगा ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जीरो कब होता है। वेलोसिटी जीरो तब होगा या तो बंदा को रेस्ट से ड्रॉप किया गया हो, यानी ड्रॉप्ड हुआ हो बंदा, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया हो, या फिर ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया हो, या फिर फ्रीली फॉलिंग हुआ हो। इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या होता है, जीरो होता है। जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया या फिर रिलीज किया गया रेस्ट से, या फिर उसका फ्रीली फॉलिंग हुआ, उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी हमारा जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट था मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल का। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि मोशन हो किसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मान लीजिए अगर हमको वेलोसिटी निकालना है ए का बी के रिस्पेक्ट में, तो निकालना पड़ता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि एक्सेलरेशन ए का निकालिए बी के रिस्पेक्ट में, क्या कीजिएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, यही निकालने का तरीका है कि कभी भी किसी के रिस्पेक्ट में किसी का वेलोसिटी पूछ दे या फिर एक्सेलरेशन पूछ दे, उसको निकालने का तरीका ये है। अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल चाहिए, देख लीजिए। मान लीजिए एक बंदा ए है और ये एक बंदा बी है। अगर ये ए मान लीजिए इसको और इसको बी मान लीजिए, इसकी जो वेलोसिटी ऑफ ए है वो है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे बी के रिस्पेक्ट में का वेलोसिटी पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, बी की वेलोसिटी उल्टी करके ए पर लगा दे। कितना है इसका, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी नेट वेलोसिटी कितनी आएगी, 3 मीटर पर सेकेंड। किधर तरफ, फ्रंट की तरफ, मतलब आगे की तरफ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया हमारा, 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ठीक है, यानी कि बी को लग रहा होगा कि ए जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ भाग रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी निकालना है तो उसी तरह से निकाल सकते हैं जिस तरह से आप वेलोसिटी निकाले हैं ए का बी के रिस्पेक्ट में। तो यही था कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। अब हम देखेंगे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल देखने से पहले आप एक चीज को एश्योर कर लें कि आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करिएगा और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे वाले को नेगेटिव। मैं पूरे काइनेमेटिक्स में अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करूंगा, डाउनवर्ड को नेगेटिव करूंगा। आप उसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज कीजिए कि ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक बंदा है और उसके हाथ में एक पत्थर है, उसने उस पत्थर को यू वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे ये पत्थर ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में a इक्वल टू जी ऑलवेज लग रहा है। ठीक है, यानी कि इसकी वेलोसिटी हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज कर रही होगी। यानी किसी टाइम पर जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, अब जब ये वापस से डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज कर रही होगी, और ग्राउंड पर टकराने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वही होगी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि यू ही रहेगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, इसी में हमसे पूछता है कि बताइए पार्टिकल को यहां से यहां जाने में टाइम क्या लगा। तो यहां से अपने मैक्सिमम हाइट तक जाने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और आने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो टाइम ऑफ अगर एसेंट निकालना है तो उसके लिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी यूज करें। v कितना है, 0 के इक्वल, और u कितना है हमारा, u के ही इक्वल है पॉजिटिव में, और एक्सेलरेशन नेगेटिव में g है, मतलब माइनस जी इंटू टी। टी कितना आ गया हमारा, u बाई जी,
इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। अच्छा, अगर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आने में भी लगेगा, यानी टाइम ऑफ डिसेंट भी किसके इक्वल है, u बाई जी के इक्वल है। और पूरे टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यानी किसके इक्वल हो गया, टू यू बाई जी के इक्वल। इसी में पूछ सकता है कि आप यहां से यहां का आप मैक्सिमम हाइट बताइए, कितना हाइट की तय करेगा। ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका है, इसको हम एच मैक्स बोल देते हैं, और इसको निकालने का तरीका है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, आप क्या कीजिए, v को 0 कर लीजिए, u कितना है, u है यू स्क्वायर, और प्लस एक्सेलरेशन कितना होगा हमारा माइनस जी, यानी माइनस 2g, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पॉजिटिव में एच मैक्स, यानी एच मैक्स किसके इक्वल आ गया, एच मैक्स आ गया हमारा यू स्क्वायर बाई 2g के इक्वल। तो यही कंसेप्ट था टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का और मैक्सिमम हाइट निकालने का इन द केस ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। अब हम चलेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पे, तो नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। सपोज करिए कि कोई एक पर्सन है, उस पर्सन ने ग्राउंड से थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो इसका पाथ कैसा होगा, कुछ ऐसा पाथ ये फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, यानी इसकी दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी, एक x में और एक y में। x में कितना होगा ux, यानी किसके इक्वल, u cos थीटा के इक्वल, और इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा u sin थीटा, यानी uy किसके इक्वल हो गया, u sin थीटा के इक्वल। ठीक है, एक बात बताइए, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में कितना लग रहा है, g के इक्वल लग रहा है ऑलवेज, बट x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है, यानी x में वेलोसिटी वही रहेगी, यहां भी और यहां भी, हर जगह वेलोसिटी यही रहेगी। ठीक है, कांस्टेंट। लेकिन y में जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, यानी इस पॉइंट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है इसका, 0, बट x में कितना है, ux के ही इक्वल है। ठीक है, जब वापस से नीचे आ रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या कर रही होगी, निगेटिव में इंक्रीज कर रही होगी, और आते 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 ग्राउंड के टकराने के जस्ट पहले इसकी x में वेलोसिटी भी वही रहेगी जो यहां थी इनिशियल टाइम पे, और हमारा y में जो वेलोसिटी है वापस से रिगेन हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, माइनस यू साइन थीटा, इन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, कितना, u साइन थीटा के इक्वल, यही हमारा vy। ठीक है, u साइन थीटा के इक्वल। अच्छा, इसी सवाल में हमसे पूछता है कि आप हमको ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एच मैक्स बोलेंगे, और इस पूरे को हम रेंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। अच्छा, और पूरे मोशन के दौरान जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम लगा उसको टाइम ऑफ एसेंट, यहां से यहां तक का टाइम ऑफ डिसेंट, पूरे का टाइम ऑफ फ्लाइट, ये बोलते हैं पूरा रेंज। इस डिस्टेंस को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अभी जितने भी टर्म मैंने बोला उसका ये ड्राइव को, मतलब उसका ये निकालते हैं, ड्राइव करना तो कोई बड़ा बात है नहीं, तो उसको निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, जब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं वो आता है हमारा 2u sin थीटा बाई जी के इक्वल। इसका मैं डेरिवेशन भी करा देता हूं, देख लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस, ऐसे मत कीजिए, यहां से ये देख लीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, पूरे में ये y है, हमने इन y डायरेक्शन, हमने y डायरेक्शन में कंसिडर किया। ठीक है, हमने y डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर किया। बताइए पूरे में डिस्प्ले यहां से यहां तक में y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, यानी कि पार्टिकल यहां था यहीं पर तो आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, 0 हो गया। अच्छा, u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा y डायरेक्शन में u sin थीटा है, यानी u sin थीटा, और टाइम लगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, माइनस हाफ, एक्सेलरेशन नीचे में g लग रहा होता है मतलब माइनस g, और t स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g। ठीक है, और इसको लिखने का एक और तरीका है, u sin थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, uy, यानी 2uy बाई g। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की।
तो मैक्सिमम हाइट क्या आता है, तो एच मैक्स आता है हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g। ठीक है, अच्छा यू साइन थीटा को यूआई बोलते हैं, मतलब क्या हो जाएगा यूआई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यही हमारा एच मैक्स। और अगर यहां से यहां तक का रेंज की बात करें तो रेंज किसके इक्वल आता है, रेंज आता है हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के इक्वल। ठीक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं, और साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि 2 यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी, यही है हमारा रेंज। ठीक है, तो इसमें जो जो टर्म आपको निकालने को बोल सकता है वो मैंने आपको बता दिया, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बता दिया। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट इतना है, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, इसका हाफ, यानी यू वाई बाई जी, यानी यू साइन थीटा बाई जी के इक्वल। और यहाँ पे एच मैक्स कितना होता है वो मैंने आपको बता दिया, और रेंज क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए कि मान लीजिए एक बंदा है, कोई किसी हाइट पर खड़ा है। ठीक है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड से किसी हाइट पर एक बंदा खड़ा है और इस बंदे के हाथ में एक पत्थर है। ठीक है, इस पत्थर को इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से फेंक दिया, यानी यू वेलोसिटी से फेंक दिया। ठीक है, जब इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका तो वर्टिकल में वेलोसिटी कितना होगा 0, यानी कि इसकी हम बात करें ये यू एक्स के इक्वल है और ये यू वाई कितना हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल। सेटिस्फाई करते हैं ना, बिल्कुल। यानी और इस मान लीजिए जो ये पाथ है वो पाथ कैसे ट्रेवल करेगा, कुछ इस तरह का पाथ ट्रेवल करेगा हमारा। ठीक है, इस तरह के पाथ को वो ट्रेवल करेगा, यानी ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे रेंज बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे एच मैक्स बोलेंगे। ठीक है, एच मैक्स। तो हमसे सवाल ये पूछ सकता है कि बताइए इसको यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा। ठीक है, टाइम कितना लगा, तो बताइए यहाँ पे हम पहले वाई डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे मोशन इन वाई डायरेक्शन। अच्छा, यानी बताइए इसका यहाँ पे वेलोसिटी कितना है यू वाई 0 के इक्वल। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा माइनस जी के इक्वल। और हमारा हाइट एच मैक्स किसके, हमको तो एच मैक्स दिया गया है, नहीं हाइट ये किसके इक्वल है एच मैक्स के इक्वल है, यानी कि ये हो गया हमारा एच मैक्स, इसको हम एच बोल देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव में हुआ है, मतलब किसके इक्वल होगा माइनस एच के इक्वल होगा। अच्छा, और हमको निकालना है टाइम, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, इन वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना हुआ माइनस एच, यू कितना है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 के इक्वल, यानी ये टर्म 0 हो गया। एक्सेलरेशन माइनस जी, यानी माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो टी कितना आ गया हमारा अंडर रूट 2h बाई जी के इक्वल। तो ये टाइम निकालने का फॉर्मूला है जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 होगा। अगर हम इसको किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में टाइम निकालने का फॉर्मूला ये नहीं आएगा, फिर गलत हो जाएगा। उस कंडीशन में हम एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से इसको ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज पूछ सकता है कि जब इसकी टाइम हमारा जब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उसका रेंज क्या होगा। तो रेंज बताना है हमको, तो रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि हाफ एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वो टर्म कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यूएक्स इंटू टी, और यूएक्स कितना हमारा यू के इक्वल है, और टाइम कितना निकाला हमने अंडर रूट 2h बाई जी, यानी जो टाइम इसको यहां से यहां आने में लगेगा वही टाइम तो इसको यहां से यहां आने में लगेगा, यानी u इंटू रूट 2h बाई जी वेन इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 0। ये आर है। तो हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी कंसिडर कर लिया। अब चलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो इसको समझने से पहले समझिए ट्रेजेक्टरी क्या होता है। ट्रेजेक्टरी का मतलब कि कोई पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है मोशन के दौरान, उस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड से थीटा एंगल पर पार्टिकल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो वो कुछ ऐसे पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है,
यानी हम किसी टाइम टी पर चीजों को कंसिडर करेंगे, यानी उस समय इसकी एक्स में डिस्प्लेसमेंट एक्स होगी और वाई में वाई होगी, यानी इसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा यू कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा यू साइन थीटा। ठीक है, अब इसको करने के लिए हमको एक्स और वाई में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो हम दो तरह के मोशन कंसिडर करेंगे, एक इन एक्स डायरेक्शन और एक इन वाई डायरेक्शन। अच्छा, हमारा इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है, वह है u cos थीटा के इक्वल। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना हुआ, वो x के इक्वल है। और बात करें तो टाइम तो निकालना ही है हमको, और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, वो 0 के इक्वल होगा। यानी कि अगर हम बात करें sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर, यानी ये टर्म तो कैंसिल हो गया, बचेगा ये वाला ux किसके इक्वल u cos थीटा और इनटू t ये x के इक्वल, यानी t कितना आ गया x बाई u cos थीटा। अब चलते हैं हम y डायरेक्शन में, तो बताइए यहां से हमारा इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना होगा u sin थीटा। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट इन y कितना होगा y, और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस g। अच्छा, एक बात बताइए, जो टाइम इसको यहां से यहां जाने में लगा होगा वही टाइम इसको यहां से यहां आने में लगा होगा, यानी टाइम कितना हो गया x बाई यू कॉस थीटा। यानी कि जब बात करेंगे एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, एस वाई कितना है y के इक्वल, यू वाई कितना हो गया u साइन थीटा, और टाइम कितना है x बाई यू कॉस थीटा प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन है माइनस जी, और टी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू से यू कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा, यानी एक्स tan थीटा, और माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इसके और दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, मैं उन दोनों फॉर्म को यहां लिख देता हूं। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, वेयर r इज द रेंज, वेयर r इज द रेंज। ठीक है, और तीसरा जो है वो है x इंटू 4h बाई आर इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, वेयर h इज मैक्सिमम हाइट, ये वाला इसको बोलते हैं हम लोग h मैक्स, इस पूरे को बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो यही था हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो अब चलते हैं हम लोग इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल पर, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल पर। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल ये दो तरह का हो सकता है, पहला टॉप टू डाउन और दूसरा डाउन टू टॉप, यानी ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, मैं जितने भी टर्म्स है टाइम के, हाइट के, रेंज के, सब इससे निकालूंगा। ठीक है, तो अच्छा टॉप डाउन अगर पता कैसे चलेगा आपको, मान लीजिए कि ये इंक्लाइन प्लेन है और पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया गया, यानी इस पाथ को फॉलो करेगा, तो ये हमारा टॉप टू डाउन प्रोजेक्टाइल हुआ। अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, पार्टिकल को यहां से अगर प्रोजेक्ट किया गया तो इस पाथ को फॉलो करेगा, यानी ये जो पाथ है इसको बोलते हैं डाउन टू टॉप प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग डाउन टू टॉप प्रोजेक्टाइल पे। डाउन टू टॉप, सपोज कीजिए कि ये इंक्लाइन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल थीटा पे। ठीक है, यहाँ एक पर्सन है हाथ में पत्थर लिए हुए और इसने u वेलोसिटी से उस पत्थर को एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम इंक्लाइन प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह के पाथ को फॉलो करेगा, बिल्कुल, यानी इस तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आएगा u cos अल्फा, और इस तरफ कितना आएगा u sin अल्फा। ठीक है, अच्छा जब पार्टिकल मोशन कंसिडर कर रहा होगा तो उस दौरान यहां पर एक ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g लग रहा होगा, यानी इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे। जरा ये इसका रफ डायग्राम यहां बनाते हैं, तो ये है और यहाँ g ऐसे लग रहा है। ठीक है, अच्छा अगर ये थीटा ये 90, तो ये कितना होगा
90 माइनस थीटा, तो जी का इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, जी कॉस 90 माइनस थीटा यानी जी साइन थीटा के इक्वल, और इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, जी साइन 90 माइनस थीटा यानी किसके इक्वल, जी कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि इधर जो एक्सेलरेशन है वो है जी साइन थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है जी कॉस थीटा। ठीक है, और यहां देखिए इस मोशन के दौरान ये जो है उस पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट होने वाला है। क्या होने वाला है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो इस पूरे मोशन को हम ऐसे नहीं सोचेंगे बल्कि ऐसे सोचेंगे। ठीक है, जरा देखिए इसको यहां बनाते हैं हम। इस तरह का प्रोजेक्टाइल है और ये हमारा वेलोसिटी u था एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। तो इस तरफ कंपोनेंट होगा u साइन अल्फा और इस तरफ हो जाएगा u कॉस अल्फा, और यहां जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो g साइन थीटा के इक्वल है, और नीचे में एक्सेलरेशन कितना है, g कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, अच्छा अपने मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी इन वाई डायरेक्शन, 0 के इक्वल होगी। x का हम नहीं बता सकते, ठीक है, वो हमको निकालना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि ये मैक्सिमम हाइट हुआ। तो हमसे पूछा कि यहां से यहां आते वक्त इसका कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे हम। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमको मोशन कंसीडर करना पड़ेगा इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितना था हमारा, u साइन अल्फा, और एक्सेलरेशन इन वाई कितना है, g cos थीटा, प्लस या माइनस, माइनस जी कॉस थीटा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट नहीं, और हाँ यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वाई डायरेक्शन में, 0 के इक्वल, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन 0 के इक्वल। ठीक है, फाइनल, और यहां से बात करेंगे टाइम की। क्या निकालना था हमको, टाइम निकालना था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यू वाई किसके इक्वल, यू साइन अल्फा इंटू टी, और ये हुआ माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा टाइम हमारा आएगा 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। ठीक है, तो यही है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको लिखने का एक और तरीका है, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 2 और u साइन अल्फा किसके इक्वल है, u y के ही तो इक्वल है। इसको हमने y डायरेक्शन में कंसीडर किया मोशन, y और इसको x मान लिया, क्या हो जाएगा 2u y में g cos थीटा किसके इक्वल, g y के इक्वल। ठीक है, 2u अपॉन में g y। अब चलते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट पे, मतलब इसके यहां से यहां मोशन के दौरान इसका मैक्सिमम हाइट क्या रहा होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो उसके लिए भी हमको वाई डायरेक्शन का ही मोशन कंसीडर करना पड़ेगा। यानी फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट मैक्सिमम हाइट कितना होगा, 0 के इक्वल, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u साइन अल्फा के इक्वल, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी कॉस थीटा। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यानी वेलोसिटी किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 के इक्वल, u कितना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2g cos थीटा इंटू एच मैक्स। ठीक है, तो एच मैक्स क्या निकलेगा यहां से, एच मैक्स निकलेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g cos थीटा। यानी इसको लिखने का एक और तरीका है, u y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gy। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट इन इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग रेंज की, तो इसको नोट कर लीजिए, हम रेंज पे चलते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं, चलते हैं हम लोग रेंज पे। रेंज, तो रेंज निकालने के लिए हमको x डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या जरा बताइए, इसका इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना होगा, ux हमारा u cos अल्फा के इक्वल है, और एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना होगा, माइनस जी साइन थीटा के इक्वल, क्योंकि इसके अपोजिट जा रहा है। ठीक है, माइनस जी साइन
थीटा। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग टाइम पे। यहां से यहां जाते वक्त टाइम कितना लगा इसका? जो टाइम यहां से यहां जाते वक्त लगेगा वही टाइम इसको यहां से यहां जाते वक्त लगेगा। यानी टाइम हमने अभी निकाला 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा के इक्वल। हमको निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। जब आप इसको फर्दर इसमें रखिएगा तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो मिलता है आर इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, थीटा जो है वो एंगल है हमारा इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से, अल्फा जो एंगल है वो प्रोजेक्टाइल का एंगल है फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा रेंज का एक्सप्रेशन, ये रहा टाइम का एक्सप्रेशन और ये रहा मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन। तो आई होप आपको इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम की तरफ, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं रेन मैन प्रॉब्लम की तरफ। रेन मैन प्रॉब्लम, तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको रेन की वेलोसिटी हमेशा मैन के रिस्पेक्ट में सोचनी पड़ेगी। मान लीजिए आप बाहर जा रहे हो और बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आप अपने रिस्पेक्ट में बारिश का डायरेक्शन देखकर अम्ब्रेला को ओपन करते हो ताकि आप बारिश से बच सको। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज कीजिए कि वर्टिकल डायरेक्शन में बारिश हो रहा है और उस बारिश की जो स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और यहाँ एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली पर एक बंदा बैठा हुआ है और ये ट्रॉली जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से सामने की तरफ भाग रहा है। यानी ट्रॉली की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो होगी वही वेलोसिटी बंदे की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। यानी ये जो वेलोसिटी है वो मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो हमसे पूछा फाइंड द एंगल व्हेन मैन सेव्स हिमसेल्फ। तो आप हमको एंगल बताइए तो कितने एंगल पे हम अपने अम्ब्रेला को ओपन करें ताकि मैन बारिश से बच सके। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में सोचनी पड़ेगी। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में? माइनस जे कैप। और मैन की वेलोसिटी कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? 60 किलोमीटर पर आवर इन आई कैप। ठीक है, यानी ये निकला वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। जरा ये इसको लोकेट कीजिए। यानी कि 80 निगेटिव में है और x में कितना है? नेगेटिव x में 60। यानी इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से निकलेगा। ठीक है, यानी इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो ये हो गया tan थीटा, बताइए किसके इक्वल होगा? यानी ये भी 60 है। tan थीटा किसके इक्वल? tan थीटा हो जाएगा 60/80 के इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कितना हो गया? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 3/4। अगर ये ट्रायंगल आपको याद हो, अगर ये 37 डिग्री है तो ये 3, ये 4, ये 5, तो tan 37 3/4 के इक्वल। यानी थीटा किसके इक्वल? 37 डिग्री के इक्वल। यानी कि इसको वर्टिकल से 37 डिग्री पर अम्ब्रेला को ओपन करना पड़ेगा, तब जाके ये बारिश से ये बच सकता है। तो आई होप आपको इस रेन मैन प्रॉब्लम का कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। तो आइए अब चलते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम पे। रिवर बोट प्रॉब्लम यानी इसी को बोलते हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम। स्विमर प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड को मानना पड़ेगा, ठीक है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लीजिए एक रिवर है और इस रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो है 2 किलोमीटर पर आवर, और ये पॉइंट ए है, यहाँ एक स्विमर है, इसकी वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में जो है वो है 4 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में, और ये चाहता है कि ये अपने अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर पे पहुंच जाए, यानी इस पॉइंट बी पर पहुंच जाए। तो क्या लगता है आपको ये पहुंच जाएगा? मुझे तो नहीं लगता।
मान लीजिए यहां पर एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड, तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि इसके पास दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, एक इस डायरेक्शन में और एक रिवर की वेलोसिटी की वजह से इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसको लगेगा कि ये ना ऊपर जा रहा है ना हॉरिजॉन्टल जा रहा है, बल्कि ये किसी एंगल पे जा रहा है ऐसे। ठीक है, यानी कि ये इस पाथ को फॉलो कर रहा होगा, यानी कि ये जाना चाहता था यहां और चला गया यहां पे। जब भी अगर स्विमर अपने बैंक ऑफ द रिवर पे ना पहुंच के कहीं और पहुंच जाए तो वहां से उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। यानी सवाल में ये पूछ सकता है कि बताइए कि इसकी ड्रिफ्ट कितनी हुई, या सवाल में इस तरह से पूछ सकता है कि इसने एक्चुअल डिस्टेंस कितना स्विम किया। ठीक है, और सवाल में ये भी पूछ सकता है कि इसमें इसका टाइम कितना लगा। तो ध्यान दीजिए कि ये मान लीजिए पॉइंट सी है, तो जो टाइम ए से सी जाने में लगा वही टाइम तो उसको ए से बी जाने में लगा, और वही टाइम तो इसको बी से सी जाने में लगा होगा। यानी कि इसने ए से सी जाते वक्त ए बी डिस्टेंस को भी कवर किया और बी सी डिस्टेंस को भी कवर किया, यानी सेम टाइम में दोनों डिस्टेंस को कवर किया। तो हमसे सवाल पूछता है कि फाइंड टाइम टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो किसी भी एक को मान लीजिए, यानी बताइए ये डिस्टेंस कितना है रिवर का, हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। अच्छा, यहां पर ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये वेलोसिटी का निकालने की जरूरत भी नहीं है, अभी मैंने बताया कि जो टाइम यहां से यहां लगेगा वही टाइम इसको यहां से यहां लगेगा। तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने 2 किलोमीटर वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, स्पीड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना आ गया 0.5 आवर। ठीक है, इतना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां पहुंचने के लिए। ठीक है ना, या फिर यहां से यहां पहुंचने के लिए, या फिर यहां से यहां पहुंचने के लिए। और हमसे पूछता है, पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट है हमसे पूछता है फाइंड ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट हुआ ड्यू टू द रीजन ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर, और इसको टाइम कितना लगा यहां तक जाने के लिए 0.5 आवर। यानी कि हम निकाल सकते हैं ड्रिफ्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सॉरी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। इसको स्पीड कितना लगा 2 किलोमीटर, टाइम कितना लगा जाने के लिए 0.5, यानी कितना हो गया 1 किलोमीटर। यानी जो ये ड्रिफ्ट है वो 1 किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर आगे चला गया। ठीक है, तीसरा सवाल ये पूछ सकता है कि फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस he covers when he swims। ठीक है, तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला निकालना पड़ेगा, यानी आपसे एसी पूछ रहा है, फाइंड एसी। ठीक है, यानी ये हमको पता ही है ये कितना है, ये 2 है और ये कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री। तो बताइए एसी किसके इक्वल हो जाएगा √/AB² प्लस BC² के, यानी कितना बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो गया √5 किलोमीटर। ठीक है, √5 किलोमीटर, यानी इसको लिखना हो तो 2.23 किलोमीटर लिख सकते हैं हम लोग।